पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हां, यह खबर उन लाखों लोगों के लिए है जो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 से जुड़े हैं। आज हम बात करेंगे उन बदलावों की, उन संभावनाओं की, जो आने वाले समय में आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन में संभावित वृद्धि की। देश भर के करीब 70 लाख से भी ज्यादा पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। सरकार कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने पर विचार कर रही है। मौजूदा समय में जो पेंशन 8,000 रुपये है, उसे बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की संभावना है। यह एक बड़ी छलांग होगी, जिससे पेंशनरों को काफी राहत मिलेगी। यह खबर तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम देखते हैं कि पेंशन में यह बढ़ोतरी 74% तक की होगी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, पेंशन में यह भारी वृद्धि 7,500 रुपये की मासिक पेंशन के रूप में मिल सकती है। इस संभावित वृद्धि के पीछे कई कारण हैं, जिनमें बढ़ती महंगाई, चिकित्सा खर्च और जीवनयापन की बढ़ती लागत शामिल है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के तहत आने वाले 7 लाख से अधिक पेंशन लाभार्थियों के लिए यह एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सरकार पर इस बात को लेकर लगातार दबाव बढ़ रहा था कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। ट्रेड यूनियन और कानूनी हलकों की ओर से लगातार मिल रहे दबाव के बाद अब सरकार ने इस पर आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया दी है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक बयान जारी कर यह स्वीकार किया है कि उन्हें कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने के लिए कई आवेदन प्राप्त हुए हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री सुभा करंदला ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में इस बात की पुष्टि भी की है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत मौजूदा न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी कोई औपचारिक मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन सरकार का यह रुख एक सकारात्मक संकेत है। प्रेस ब्यूरो सूचना के तहत जारी किए गए एक आधिकारिक नोट में यह स्पष्ट किया गया है कि ईपीएस में 95 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका फंड कई माध्यमों से आता है। इसमें नियोक्ता का योगदान, जो कर्मचारी के वेतन का 8.33% होता है, और साथ ही केंद्र सरकार का बजटीय समर्थन भी शामिल है। यह बजटीय समर्थन उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तक है। लेकिन यहाँ एक चुनौती भी है। इस फंड का मूल्यांकन किया गया तो 31 मार्च 2019 तक इसमें घाटा सामने आया। हालांकि इस कमी के बावजूद सरकार ने 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन देना जारी रखा, जिसे पूरी तरह से बजटीय सहायता से ही चलाया जा रहा है। पेंशनभोगी लगातार 7,500 रुपये की पेंशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका मानना है कि मौजूदा पेंशन राशि आज के आर्थिक माहौल के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्चों को देखते हुए एक बड़ी बढ़ोतरी आवश्यक है। पहले न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 2,000 रुपये करने का एक प्रस्ताव आया था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद से ही पेंशनभोगी एक बड़े संशोधन की मांग कर रहे हैं। संसद में भी यह मुद्दा उठाया गया था। राज्यसभा सत्र के दौरान मंत्री से कई सवाल पूछे गए थे, जिनमें यह भी पूछा गया था कि क्या पेंशन संशोधन की मांग लंबे समय से सरकार के विचाराधीन है? क्या सरकार इस पर कोई समय सीमा निर्धारित कर सकती है? और क्या आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? मंत्री सुश्री सुभा करंदला ने अपने जवाब में बताया कि उन्हें पेंशन बढ़ाने के लिए कई आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन ईपीएस फंड में घाटा और बजटीय बाधाएं प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं। हालांकि उन्होंने भविष्य में संशोधन की संभावना से इनकार नहीं किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2026 के आम चुनाव नजदीक हैं और त्योहारी मौसम भी करीब है। ऐसे में सरकार एक बड़ा और राजनीतिक रूप से फायदेमंद फैसला ले सकती है, जिससे लाखों पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी और सरकार की छवि भी बेहतर होगी। यह तो बात हुई पेंशन में बढ़ोतरी की, लेकिन अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। हाल ही में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली सहित कई मांगों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया है। लखनऊ के हजरतगंज स्थित बीएन सिंह प्रतिमा पर एटेवा के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और रोड मार्च भी निकाला। उनकी मुख्य मांगों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली और निजीकरण पर रोक लगाना शामिल था। यह प्रदर्शन दर्शाता है कि कर्मचारी वर्ग अपने अधिकारों को लेकर कितना जागरूक और संगठित है। अब बात करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
यानी ईपीएफओ के कुछ नए नियमों और प्रमुख सुधारों की, जो साल 2025 में लागू होंगे। ये सुधार हर कर्मचारी और पेंशन धारक के लिए जानना बहुत जरूरी है। पहला सुधार डिजिटल प्रोफाइल अपडेट से जुड़ा है। ये 16 जनवरी 2025 से लागू हो चुका है। इसका मुख्य लाभ यह है कि अब आधार के साथ ऑफलाइन सामान्य घोषणा की जा सकती है, जिससे कर्मचारियों के लिए अपनी जानकारी अपडेट करना और भी आसान हो गया है। दूसरा सुधार 15 जनवरी 2025 को प्रभावी हुआ है। यह हस्तकला पीएच से संबंधित है। अब कर्मचारियों को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह एक बड़ा कदम है जो कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को और भी सरल बनाएगा। तीसरा बड़ा सुधार केंद्रीय पेंशन प्रणाली को लेकर है। यह 1 जनवरी 2025 से लागू हो गया है। एनपीसीआई के माध्यम से अब देश के सभी क्रेडिट कार्ड और इनसाइड बैंक बॉक्स की सीमा को छू लिया गया है। इसका मतलब है कि अब केंद्रीय भुगतान प्रणाली के जरिए किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशनधारकों को पेंशन का भुगतान किया जा सकेगा। यह एक बहुत ही सुविधाजनक बदलाव है जो पेंशन वितरण को सुगम बनाएगा। चौथा सुधार योगदान की बढ़ी हुई समय सीमा से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य पेंशन का वास्तविक निर्माता के अनुसार लाभ देना है। यह बदलाव टीबीडी 2025 से लागू होने की संभावना है। इसका मतलब है कि पेंशन योगदान की समय सीमा में वृद्धि की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को अधिक समय मिलेगा। इन सभी बदलावों और सुधारों का मकसद पेंशन और भविष्य निधि से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और कुशल बनाना है। सरकार और ईपीएफओ दोनों ही इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं ताकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अधिकतम लाभ मिल सके। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि पेंशन में संभावित वृद्धि, पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों का संघर्ष और ईपीएफओ के नए नियम, ये सभी एक बड़े बदलाव का संकेत देते हैं। यह दिखाता है कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मांगों पर ध्यान दे रही है और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कदम उठा रही है। आने वाले समय में पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के लिए और भी अच्छी खबरें आ सकती हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इन सभी जानकारियों पर नजर बनाए रखें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो सकें। धन्यवाद।